हेलो एंड वेलकम बैक। आज है डे 18 और आज हम यादों की बात करेंगे। यादें तो अच्छी होती हैं, मगर ऐसा है ना कि कभी कभी कुछ पुरानी यादें हमारे दिल को कष्ट से, दर्द से और दुख से भर देती हैं, हमारी आत्मा को कचोटती हैं। देयर आर सर्टेन मेमोरीज दैट आर वेरी पेनफुल एंड दैट लीव्स एन इनडेलिबल इम्प्रिंट इन योर हार्ट, माइंड एंड सोल। एंड सो इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्तास का चैप्टर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर और बात करते हैं उन कड़वी यादों की जो दो राइटर्स अपनी बचपन की यादों को यहां पर अनफोल्ड कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं। दे वर विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो टॉर्चर, वो टॉर्मेंटेशन जो उन्होंने बचपन में सहा, बड़े होकर शब्दों के रूप में निकल पाया। क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत होती है और उन्होंने उसी ताकत का इस्तेमाल किया। ये चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, याद रखना 12th क्लास के बच्चों, हैं ये दो अलग कहानियां, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। मगर और दोनों चैप्टर्स की पिक्चर बनाने की हमने पूरी कोशिश की है। ये रही हमारी फर्स्ट कैरेक्टर जिट काला साहब, जो छुप रही थी, इंडियन कॉलेज स्कूल में पढ़ने आई थी। वो विश्वास मानते थे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब बहुत सख्त थे और उस सख्ती की वजह से बच्चों पर क्या असर होता था वो हम पहले एपिसोड में पढ़ेंगे। दूसरे एपिसोड की पिक्चर आप देख पा रहे हैं, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान हैं। ऐसा क्या हुआ कि हम नीची जात के और आप ऊंची जात के। बामा एक छोटी सी लड़की जिसका दिल और दिमाग जख्मी हुआ था उस छोटी टेंडर एज में, जब उसको ये पता चला दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू कास्टिज्म। छूत अछूत, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी, उस कड़वाहट को उसने बचपन में महसूस किया था। So these are the two pictures of two different episodes in the same chapter, memories of childhood. तो अब आपको एक क्लियर व्यू समझ में आ गया कि ये चैप्टर क्या बात करता है। दिस चैप्टर स्ट्रांगली कंडेम्स, व्हाट डज इट कंडेम्स, मतलब ये चैप्टर नफरतजनक एटीट्यूड दिखाता है सोसाइटी के उन लोगों के प्रति जो भेदभाव करते हैं, गोरे काले पर, ऊंच नीच पर, जाति पर, रिलीजन पर, उन सबको वो अपनी नफरत माने अपने शब्दों के जरिए कंडेम करता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट एपिसोड। चलिए बिना आगे टाइम को किसी और चीज में लगाए चैप्टर शुरू करते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जिट काला साहब और बामा, जो पहला एपिसोड है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, वो है जिट काला साहब के द्वारा लिखा। ये उनका रियल नेम नहीं, ये उनका पेन नेम है। अब आप पूछेंगे पेन नेम, पेन नेम का मतलब शी इज अ राइटर, और अपने आप को एक राइटर की जो उन्होंने अपने जो पर्सनल नाम है गर्ट्यूड साइमन बॉनिम, उसको पब्लिसाइज नहीं किया, एंड दिस इज द पेन नेम विच मीन्स जिस नाम से वो लिखती हैं। अब वो बताती हैं अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में जिसने उनके दिल को जख्मी कर दिया था। और क्या बताती हैं कि ये उनका ऑटोबायोग्राफी माने आत्मजीवनी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। और बताती है अपना पहला दिन इंडियन कॉलेज स्कूल में। वो एक नेटिव अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन होने के कारण जब वो एक इंडियन कॉलेज स्कूल में गई, वहां की जो स्कूल अथॉरिटीज थी, जो बहुत ही डिक्टेटर थी, बहुत ही तानाशाही दिखाती थी, उनकी वजह से उस बच्ची को क्या क्या सहना पड़ा, और उसको शी फेल्ट वेरी डाउन, शी फेल्ट वेरी अपसेट, शी फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन, और बड़े होकर उसने उन सब के लिए शब्दों से आवाज उठाई। तो कहती हैं, जिट काला सा कहती है, मेरा पहला दिन था इंडियन कॉलेज स्कूल में। बहुत ठंडी थी, कड़ाके की बर्फ थी, इतनी बर्फ कि पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, उड़ 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 उड़। एंड मेरा पहला दिन था, आई वॉज अनअवेयर अबाउट वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बोर्डिंग स्कूल। तो अब हम लोग सब जैसे इमेजिन कर लीजिए ये हॉस्टल, और हॉस्टल की एक मेस है, मेस के इधर भी दरवाजा, इधर भी दरवाजा, बच्चे बाहर खड़े हैं बिकॉज वो बेल बजने का इंतजार कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, डिक्टेटरशिप, रूल्स रेगुलेशन, वेरी स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन रूल। तो
बच्चे बेल बजने का इंतजार कर रहे हैं और जिट काला सा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, बिकॉज वो और उसकी फ्रेंड पहली बार स्कूल में, उनका पहला दिन है। तो कहती है पहला दिन था मेरा स्कूल में, मुझे नहीं पता था ये इतनी कड़वाहट लेकर आएगा। तभी हम लोग सब खड़े थे, धीरे धीरे सब बच्चे बातें कर रहे थे, मगर उन बातों में बात क्या हो रही थी वो बात हमें पता नहीं थी। अब जैसे ही बेल बजी, ढंग, वो आवाज मेरे कानों में गूंजी। एक्चुअली शी इज अ वेरी क्वाइट गर्ल, तो वो शोर, वो बातें, बच्चों का चलना, वो सब उसको बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा था। एक तो एक्चुअली वो घर छोड़कर आई थी तो शी वॉज क्वाइट अपसेट। सो वो कह रही है कि मेरा दिल और दिमाग कहीं और था। एंड शी सेज कि शायद मैं बंद चुकी थी, मेरा एडमिशन हो चुका था, तो मैं चाहना भी चाहती तो भी अब मैं उस जगह से जा नहीं सकती थी। मतलब ऑथर कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को मिस कर रही है, वो फ्रीडम जो उसके बचपने को जीने की इजाजत देता था। कहते हैं ना, कभी दुनिया इतने भेदभाव, इतनी पार्शियलिटी से भरी है कि बचपना कहीं खो जाता है इतने सारे बच्चों का, और वही एक बचपन खोया हुआ दिखाया गया है। अब वो नोटिस करती हैं आसपास जो और बच्चियां थी, उनकी ड्रेस को, उनके बिहेवियर को। तो कहती हैं कि जैसे ही घंटी बजी, एक पेल फेस वुमन, एक पीले चेहरे वाली औरत, सफेद बालों वाली, उनके पीछे आई और उन्हें उन लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जो कि उस मेस में या उस रूम में जा रहे थे जहां वो ब्रेकफास्ट करने वाले थे। सब इंडियन गर्ल्स थी, सबने एकदम स्टिफ शूज, कट 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 आवाज करने वाले शूज पहने थे, एकदम शरीर को चिपकी हुई ड्रेसेस पहनी हुई थी, और छोटी लड़कियों के बाल शिंगल थे, माने देवर शॉर्ट। Maybe the school never supported long hair. So that's the reason. So he said कि मैं अपने moccasins, कौन से होते हैं ये शूज, सबको यूनिफॉर्म मिली हुई थी, उसको यूनिफॉर्म नहीं मिली थी बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे, और उसने जो शूज पहने थे उनमें हील नहीं थी, और जब हील नहीं होती है तो आवाज जूते नहीं करते हैं। तो कहती है मैंने नोटिस किया दैट द गर्ल्स वर मार्चिंग इन द डाइनिंग रूम एंड वी ऑल्सो स्टूड इन द सेम लाइन, और हम उस डाइनिंग रूम में, हमें ऑर्डर दिया गया कि आपको डाइनिंग रूम में जाना है। अब सबकी टाइटली फिटेड ड्रेसेस देख रही थी मैं सब कुछ नोटिस कर रही थी, और ऑथर बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, पहला दिन, वो भी अजनबी जगह पर, अजनबी लोगों के साथ दोस्ती नहीं हुई है, थोड़ा तो अजीब लगेगा ही लगेगा। तो कहती है मेरा जो केप था या दुपट्टा था या आप जो भी कहें स्टोल था, वो एकदम फिसल गया और मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई, मैं क्या करूं। बट देन जब मैंने मुड़कर आसपास अपनी और गर्ल्स को देखा, तब मैंने देखा कि वो मुझसे ज्यादा अनैतिक तरीके से ड्रेसअप थी। देन आई फेल्ट अ स्लाइट कंफर्ट, मैं थोड़े से कंफर्ट जोन में आई। बट अब मैं इन्हीं सब चीजों को देख रही थी और मैं लाइन में खड़ी थी। तभी मैंने अपना सर घुमाया और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सब लोग एकदम डिसिप्लिन थे, क्योंकि शायद उसने इतना डिसिप्लिनेरियन एटीट्यूड कभी देखा ही नहीं था। अब लोग सब के सब वहां अंदर मार्च किए और उसने देखा कि दो लड़के ऑपोजिट साइड से वो आए और बड़े ग्लूमी से लग रहे थे, और वो जाकर उनकी लाइन में लग गए। अब मैं उन्हें पीछे मुड़कर देखने लगी कि भाई ये क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो आई स्पाइड मीन्स मैंने देखने की कोशिश की, रियर रैंक माने पीछे वाली लाइन में, बट वो भी हमारी तरह ही अनकंफर्टेबल थे। तभी दूसरी बेल बज गई। ये बेल का सिस्टम क्या था समझ नहीं आ रहा था उस बच्ची को। जैसे ही बेल बजी, सारे बच्चे, देख रहे हैं आप, एकदम डिक्टेटरशिप वाला रूल, जैसे ही बेल बजी बच्चों ने फटाफट अपनी टेबल में से ऐसे चेयर्स को खींचा और खड़े हो गए। ना वो किसी अजनबी के लिए, किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो पहली बार ये देख रहा है, तो उसके लिए तो ये सब बर्दाश्त के बाहर होगा, अनकंफर्टेबल होगा। तो हमारी जिद काला सांची भी ऐसा ही फील कर रही थी। तो कहती है कि मैंने देखा सबने टेबल से चेयर ऐसे खींच लिया और मुझे लगा इसका मतलब बैठना है, तो मैं बैठ गई। अब मैं बैठ तो गई, बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड तो मैंने देखा सब खड़े हैं। ये क्या है? अब मैं खड़े होने लगी, मैं ऐसी थी, आधी खड़ी आधी बैठी ही थी कि तभी दूसरी बेल बज गई। अब जैसे ही बेल बज गई, मैं खड़े होने लगी तो सब बैठ गए। दे सीटेड इन देयर चेयर। ओ दैट मेंट कि दूसरी, इस बेल का मतलब था बैठना। आई ऑल्सो
sat. अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा था. Finally I sat. Now something else happened. जब फाइनली सब बैठ गए, they were seated in a row, properly, discipline के साथ, perfection के साथ. Maybe school authorities believed in perfection. तो अब जब मैं बैठ गई तो मैंने क्या देखा, सब बच्चों का सर तो यूं ही झुका था. शायद वो जानते थे कि यही सब होगा, यही रूल्स रेगुलेशंस हैं. बट तब उसने क्या सुना, उस एक जेंटलमैन की आवाज सुनी जो उस लॉन्ग लाइन ऑफ टेबल के एंड में खड़ा था. और मे बी कोई वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा टेबल मैनर्स के बारे में, ब्रेकफास्ट की डिटेल जो भी था, बट वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. तो कह रही मैं उसको देख रही थी. तभी मैंने नजर ना दूसरी तरफ घुमाई और मैंने देखा वही पेल फेस वाली वो मेट्रन या वो सिस्टर वो मुझे देख रही थी. मैंने सर झुका लिया ये सोचते हुए कि व्हाई इज शी वॉचिंग मी, आखिर क्या बात है. क्योंकि ना मैंने किसी से बात की, ना मुझे बच्चों ने कोई रूल्स बताए और ना मैं इसकी समझ रखती थी. फाइनली फिर से बेल बजी. उस जेंटलमैन ने बात करना बंद किया. बेल बजते ही सबने अपनी नाइफ उठाई, फोक उठाए और खाना शुरू कर दिया. पर दोस्तों मैं इतनी अनकंफर्टेबल, इतनी अपसेट, इतना अजीब लग रहा था कि मैं रोने लग गई. ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा रोने लगेगा ये सब देखकर, क्योंकि उसको ना बताया गया, ना उसको इस बात के पहले दिखाया गया. सो शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज अनहैप्पी अबाउट इट. कहती है ये था ईटिंग बाय फॉर्मूला. बेल बजी बैठ जाओ, बेल बजी चक्कू छुरी उठाओ, बेल बजी खा लो. क्या ये भी था कि बेल बजी जितना है मुंह से निकाल दो? पता नहीं भाई, हमारे यहाँ इतना तो नहीं है. बट यस, डिसिप्लिन इज मस्ट, बट ये डिसिप्लिन जरूरत से ज्यादा था. तो कहते हैं ईटिंग बाय फॉर्मूला. यही एक मेरे साथ बुरा नहीं हुआ उस पहले दिन. मेरी एक दोस्त है ज्यूबिन, मैं और वो दोनों ने एक साथ एडमिशन लिया था. वो आई और मुझे एक वार्निंग देती है. कहती है सुन, मैंने उस पेल फेस वुमेन को, मतलब मैंने बात करते सुना है. क्या बात करते सुना है? कि वो हमारे लंबे बाल कटा देंगे. मैंने कहा क्या? हम नहीं कटाएंगे अपने लंबे बाल, क्योंकि उनके कल्चर में बाल कटाना एक अपराध माने एक बुरा साइन माना जाता था. तो उसने कहा हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि बाल वही कटाते हैं जो कि अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, जो दुश्मन के द्वारा मतलब जो पकड़े जाते हैं तो देयर हेयर आर शिंगल्ड, या फिर वो जो किसी की मौत पर, किसी के गम पर दुखी हैं, और या फिर जो डरपोक साबित होता है एज अ पनिशमेंट उसके बाल कटा दिए जाते हैं. अब हम दोनों ने अपनी परेशानियों को डिस्कस किया. करें तो क्या करें, करें तो क्या करें. मेरी दोस्त जुड़बिन तो हार मान के लिए तैयार थी. शी गेव अप बिकॉज शी न्यू कि अथॉरिटीज के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगी. बट आई डिसाइडेड नो, आई पुट अ फर्म फीट. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं लड़ूंगी. जब तक लड़ सकूंगी तब तक लड़ूंगी. मौका लगा. ये डाइनिंग रूम था, मेस मान लीजिए, और ऐसे करके ऊपर सीढ़ियां थी. चलिए देखते हैं. मान लीजिए ये मेस है और उस मेस के साथ ऐसे आप देखते होंगे मूवीज में, बंगलों में इस तरह से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं. तो कह रही मैं भी उस सीढ़ी पे चढ़ गई और देख रही थी कोई मुझे देख तो नहीं रहा है. और जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई तो ऊपर इतने सारे कॉरिडोर में कमरे ही कमरे. हॉस्टल में यही तो होता है, इधर कमरा, इधर कमरा, इधर. मैं ऊपर तो चढ़ गई, यहां से ऊपर चढ़कर यहाँ कमरे थे. तो उनमें से एक कमरा खुला था और मैं उस कमरे में चली गई. थैंक गॉड वहां पे पर्दे गिरे हुए थे, आई मीन कर्टन्स लगे हुए थे, और इसीलिए कमरे में क्या नहीं आ रही थी? रोशनी नहीं आ रही थी. आई वेंट एंड क्रॉल्ड एंड सैट अंडर अ बेड. मैं चुपचाप से जाकर उस एक बेड के नीचे जाकर छुप गई. और मैं छोटे बच्चे की तरह ऐसे क्रॉल करके बार बार नीचे देख रही थी. कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा. मतलब मुझे विक्टिम बना दिया था. मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैंने कोई गुनाह कर दिया है, वो मेरी सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए शायद उसे ऐसा करना पड़ा. तो कहती है मैं अपनी छुपी हुई जगह से बार बार झांकती, बार बार देखती. पैरों की आवाजें आ रही थी. थोड़ी देर बाद तो मेरे नाम की अनाउंसमेंट होने लगी. शायद मेरी दोस्त जुड़बिन के बाल कट गए थे तो वो भी उन्हीं की गैंग में शामिल हो गई और उसने भी मेरे नाम का आवाज लगाना शुरू कर दिया. मैं बहुत नर्वस थी, शायद मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती. मैंने जवाब नहीं दिया उसको. नाउ अब क्या हुआ, यहां हॉल में आवाजें आ रही हैं तो आवाज धीरे है. जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं लोग और आवाज दे रहे हैं तो आवाज तेज हुई. सडनली द वॉइसेस वर वेरी लाउड एंड क्लियर. मैं बहुत डर रही थी कि अब मेरे कमरे में ना आ जाए. और अनफॉर्चुनेटली वो आवाजें कमरे में आई. उन्होंने दरवाजा खोला एज इफ कोई
इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, हटाओ हटाओ, ये देखो ये देखो ये देखो. एवरीबडी एंटर्ड, दे बार्ज्ड इनटू द रूम एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एवरीवेयर कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं. अब औरतें बच्चे सब आ गए. मैंने तो अपनी सांस रोक ली, मैं करूं तो क्या करूं. किसी ने ट्रंक में के नीचे झांका, किसी एक लड़की में पता नहीं कहां से बुद्धि आई, उसने कर्टन हटा दिए, कमरे में रोशनी हो गई. और किसी एक ने झुक कर देखा तो मैं बेड के नीचे पाई गई. दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे साथ फिर क्या हुआ. उन्होंने मुझे खींचा, दे वर ड्रैगिंग मी, मैं हाथ पैर मार रही थी, नहीं नहीं नहीं, बट मेरी को सुनने वाला कोई नहीं था. आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल रो रहा था. मैं जोर से चिल्लाई, मगर वो मुझे खींचते हुए सीढ़ी से नीचे ले आए. जैसे किसी जानवर के साथ बिहेव करते हैं, उन्होंने वैसा ही किया. मैं चिल्लाई, बट उन्होंने मुझे पकड़ के चेयर पर बिठा दिया और जैसे ही मेरी चोटी पर वो कैंची चली, लिखा है देखिए, एंड दे टाइड, मतलब उन्होंने बांध दिया. सोचिए किस कद्र तक उसको वो टॉर्चर सहना पड़ा. कहती अब जैसे ही मेरी चोटी पे ब्लेड माने सिजर्स चली, अब मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई. अब क्या फायदा था लड़ने का. I mean, मेरी हिम्मत, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेंस और मेरी लड़ने की क्षमता खत्म. जानते हैं दोस्तों, जिस दिन से मैं अपनी मम्मा से अलग हुई हूं, मुझे हमेशा से ये इंडिग्निटीज, इंसल्ट और डिस्ग्रेस सहना पड़ा है. अब तो ये लोग सब एक ही गैंग है और मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कठपुतली की तरह उठाते हैं, भागोगी. सी द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर. I mean, they did not, they participated in the same thing that school people believed in. किसी ने इसका साथ नहीं दिया और वो जख्मी थी और शायद उसी जख्म को उसने शब्दों के रूप में उतारा है. तो कहती है मुझे पपेट की तरह उछालते हैं. आज मेरे बाल कट चुके हैं. आज आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम ग्रुप, बट दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, बस दिखने में. इज दैट क्लियर? सो आई एम ड्रिवन बाय मीन्स, लिखा है लास्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लिटिल एनिमल ड्रिवन बाय हर्डर. मैं भी उसी जानवरों के झुंड का हिस्सा हो गई हूं जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है और भेड़ चाल का हिस्सा. With this we come to an end of the first part of the chapter, that is the cutting of my long hair. I hope you liked it. चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट चैप्टर का, We Too Are Human Being. अब We Too Are Human Being एक छोटी बच्ची की बात करता है, ऑथर की बात करता है और उसके सहे कष्टों की बात करता है. किससे? अछूत छूत, ये जात वो जात, नीची जात, उन सब चीजों से कितनी कड़वाहट भर गई थी उस छोटी सी बच्ची के उस टेंडर एज में. उस कष्ट को व्यक्त करना चाहती है. वो डिस्कम्फर्ट फील किया उसने जब उसने उस दिन पता चला कि हम एक नीची जात के हैं और ऊंची जात के लोग हमारे को किसी भी कद्र लेवल तक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन माने सामाजिक भेदभाव ओनली बिकॉज वो ऊंची जात के, नीची जात के, इसने उसको कड़वाहट से भर दिया और उन्होंने अपने शब्दों में उतारा है इस चैप्टर के जरिए. ऑथर कहती है ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं 3rd क्लास की स्टूडेंट थी. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी और तब तक सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था ये अनटचेबिलिटी क्या होती है. मेरे को नहीं पता था कि हम नीची जात के हैं या ऐसा कुछ. बट उस दिन मैंने उस इंसल्ट को सहा भी, महसूस किया और उसने मेरे अंदर एक जख्म, एक बहुत गहरा घाव बना दिया. क्या हुआ होगा ऐसा उस बच्ची के साथ? ऑथर याद करती हैं कि वो अपने स्कूल से घर आ रही थी एक नॉर्मल रूटीन की तरह. आप भी रोज स्कूल जाते हैं तो घर वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सेट चीजें हैं, वो देखते हैं हाँ वो आ गया, वो शॉपकीपर आ गया. सेम वैसे ही बच्ची है, बहुत ही जुबलिएंट है, 3rd क्लास में पढ़ती है. बच्चों कितनी छोटी होगी, इमेजिन करो जब आप 3rd में थे. तो कहती है मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता बहुत ज्यादा नहीं था. मैं कंधे पर बैग टांग कर आराम से वॉकिंग डिस्टेंस था तो मैं चली जाया करती थी. बट यूजुअली मुझे 30 मिनट लगते थे, मगर मैं बहुत बड़ी ऑब्जर्वेंट इंसान थी. मुझे मजा आता था आसपास की चीजें देखने में. तो करीबन वो आधा घंटा 1 घंटे में मैं आराम से तब बदल देती थी. कैसे? इधर उधर डॉडल करते हुए, एमलेसली घूमते हुए, चीजों को देखते हुए, क्योंकि मेरे स्कूल से मेरे घर के रास्ते में बाजार पड़ता था. दैट टिपिकल इंडियन बाजार दैट एक्चुअली एवरीबडी लव्स टू व्यू, एवरीबडी लव्स टू सी थिंग्स हैपनिंग देयर अर्ली मॉर्निंग.
तो कहती है कि चलिए आपको भी उस बाजार में लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि कितने मजे आए। मतलब अपने शब्दों के जरिए वो हमें बता रही है कि उन हर स्कूल से घर के रास्ते में जो गली पड़ती थी उसमें अजीब नया जो भी कुछ होता था वो सब मुझे मंत्र मुग्ध कर देता था। आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय इट एंड आई वॉन्टेड टू सी। मैं रुक जाती थी और टाइम बीत जाता था, कुछ ना कुछ होता था। इतने सारे फन, इतने सारे गेम्स, इतनी सारी शॉप्स, बाजार भरा भरा रहता था। तो कहते हैं कि कुछ मंकी के एंटीक्स देखकर मुझे बड़ा मजा आया करता था। अगर ये नहीं तो वो स्नेक चार्मर, आपने देखा है ना, वो स्नेक चार्मर सांप निकालता है और फिर पैसे मांगता है। इतना ही नहीं, एक ऐसा साइकिलिस्ट जो साइकिल पे चलता जा रहा है, इतने दिनों से उतरा नहीं और लोग उसकी शर्ट पे पैसे बांध रहे हैं, जैसे मौत का कुआं होता है, रिलेट करो उसको, और वो पैसे बांध रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, चलो चलो ओए 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 ओए। अब उसके अलावा ये कुछ नहीं तो चरखा चलते हुए वहां का पास का मर्यादा टेम्पल, इतना ही नहीं टेम्पल पे बने प्रसाद को देखना, पोंगल ऑफरिंग्स, मर्यादा टेम्पल प्रसाद, उसके मुंह में पानी आ जाया करता था। उसके अलावा ये नहीं तो गांधी जी के स्टैचू के नीचे मछली बिकते हुए, इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें, ये देखकर वो छोटी बच्ची रुक जाया करती थी। वहां पर एक हंटर जिप्सी वाले जो कि जितने भी केज्ड एनिमल्स हैं या कोई भी लेमूर, उनसे करतब कराते हुए आपने देखा होगा। बहुत पहले तो बहुत ही सब कुछ हुआ करता था। नीडल्स बेचने वाले, कान की मशीन, कान को साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले। ओ गॉड दोस्तों, मैं बताते बताते थक जाऊंगी, बट इतनी चीजें थी बाजार में कि वो मेरे लिए दिल के करीब थी मेरे। तो कह रहा इतना ही नहीं, कई कबार क्या होता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले आते थे, स्टेज सजता था, बड़े बड़े माइकों से भाइयों और बहनों हम अपनी आवाजों से हमारे को एंटरटेन करते थे। मैं वो देखने लगती थी। ये नहीं तो कोई नुक्कड़ नाटक, पपेट शो, स्ट्रीट शो, कुछ ना कुछ तो टाइम टू टाइम होता रहता था। कोई जादू का शो हो गया, कुछ ना तो कभी कभार ऐसे होता था नो मैजिक नो मिरेकल, कोई स्टंट परफॉर्मेंस हो रही है। तो कह रहा हर चीज मुझे बांध लेती थी और टाइम तो लगता ही था। तो कहता ये नहीं तो सब्जी वाले, इन सब चीजों में भी मेरा अटेंशन ले लेते थे। कह रहे मैं बाजार से निकलती थी तो वो कॉफी क्लब, आपने देखा है शादियों में जाते हो इतनी बड़ी कढ़ाई में वो दूध ऐसे करता है, वैसे ही। तो कह रहा है कॉफी क्लब वालों पर मेरी नजर जाती थी। वो कैसे वेटर कूल कर रहा है ठंडा या फोम फ्रॉथ बना रहा है उसका। इतना ही नहीं, मैं शॉप के बाहर जाती हुई देखती थी, क्योंकि शाम को लोग खाएंगे तो वहां पर चॉपिंग हो रही होती थी, कटिंग हो रही होती थी सब्जियों की, अनियन की। एंड उस प्याज का धुआं, घर पे काम करते होगे या कुछ काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू कट अनियन समटाइम्स इट हैपेंस दैट इट स्मार्ट्स योर आईज, वो धुआं निकलता है। तो कह रहे उनका मुंह दूसरी तरफ, ताकि वो आंसू जो है, मतलब वो उसकी जो तीखापन है उसे उन्हें परेशान ना करें। कुछ नहीं तो बादाम के पेड़ देखती थी, कैसे आलमंड उसमें से गिर रहे हैं। यही सब चीजें मेरी टांगों को रोक लेती थी, मेरे मन को कैप्टिवेट अट्रैक्ट कर लेती थी, और मैं मेस्मराइज होकर देखने लगती थी। कह रही एक दिन ऐसे ही सब कुछ देखते देखते मैं बैग टांगे वापस आ रही थी, तो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक खुले मैदान पर मैंने क्या देखा। कहते इससे पहले उसने ये भी बताया फ्रूट वेंडर्स वगैरह, तो और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें बेचने वाले आप देख सकते होंगे बुक में, मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, पोटैटो, ग्राम, सब चीजें, लॉलीज। चलिए वापस आते हैं। उसने कहा कि एक दिन मैं ऐसे ही सब चीजों को देखते देखते जा रही थी, तभी मैंने देखा मेरी गांव के, मतलब मेरी जाति के, उसे पता नहीं था ये नीची और ऊंची जाति, बट उनकी कम्युनिटी के बूढ़े आदमी, आप देख सकते हैं कितने बूढ़े हैं, कितने बेबस हैं, और उन्होंने पैकेट कैसे पकड़ा है। तो कह रहे मैंने देखा कि उन्होंने एक पैकेट को ऐसे स्लिंग से पकड़ा था, और जबकि इतने बड़े आदमी ने इतने बड़े पैकेट को ऐसे पकड़ा था, तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि ऑयल हो गया था पैकेट पे। तो मैं समझ गई कि इसमें या तो वड़ा है, मतलब बनाना भाजी है, कुछ तो है, क्योंकि ऑयल पूरा स्टेन हो गया था उस पर। अब वो आदमी अंकल जो थे वो धीरे धीरे चलते आ रहे थे। हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग काम कहाँ कर रहे थे, एक्चुअली थ्रेशिंग फ्लोर लगाया गया था, मतलब जमींदार बैठा हुआ था ऐसे टीले पर, पत्थर पर बोरा बिछाकर, और उनके हमारी जाति के काम जो लोग जो है वो बैलों से काम करवा रहे थे। उनके मुंह पे नेट बांधी हुई थी जानवरों के, ताकि वो जो अनाज से फूस को या उसके स्ट्रॉ को निकाल रहे थे वो जानवर ना खाने लगे। तो कह रहे कि वो उन पैर को, मतलब उन कैटल्स को, they were making them work, और फाइनली ग्रेन से, अनाज से स्ट्रॉ को हटाया जा रहा था। अब मैं वहीं खड़ी हो गई ये सब देखते हुए। इतनी देर में इन अंकल को देखा जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, और वो अंकल जिस तरह पैकेट पकड़ रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मुझे लगा पैकेट अभी गिर जाएगा और सब बड़ा फैल जाएंगे।
मैंने देखा इतने बड़े आदमी, इतने बूढ़े आदमी उस जवान मतलब मिडिल एजेड जमींदार के पास पहुंचे, सर झुकाया उन्होंने उस लैंडलॉर्ड के पास, और ऐसे जैसे हम पूजा करते हैं एक हाथ को दूसरे हाथ से कब करते हैं, कांपते हुए वो पैकेट दिया और लैंडलॉर्ड ने वो पैकेट खोला और बड़े थे उसमें खाना शुरू कर दिया। मैंने ये सब देखा, मेरे लिए बहुत फन था। मैं घर पहुंची, मैंने अपने भाई को बताया, भैया हमारे अंकल इतने बूढ़े, वो कैसे इनको ऐसे दे रहे थे, मतलब मैं हंस हंस के बता रही थी। बट माई एल्डर ब्रदर वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने मुझे सच्चाई बताई इस सोसाइटी की कि क्योंकि हम नीची जात के हैं इसीलिए वो बेचारे ऐसे कर रहे थे। अगर हैड ही नॉट डन सो ही वुड हैव बीन बैडली पनिश्ड, ही वुड हैव बीन पनिश्ड फॉर दिस एक्ट। तो कह रहे अन्ना ने मुझे बताया कि इसमें कुछ फनी नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे पैकेट कंपल्शन मतलब अंडर कंपल्शन अपने आप को पिटने से बचने के लिए उन्होंने ऐसे पकड़ा था, क्योंकि उन ऊंची जात लोगों को लगता है कि अगर ये पैकेट गिरा, मतलब अगर हम नीची जात के लोगों ने उसे छुआ तो वो पोल्यूट हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जब मैंने ये सुना, आप जानते हैं मेरा दिल टूट गया, मैं जख्मी हो गई, मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे है, जिन्हें भगवान ने जन्म दिया, मुझे, आपको, सबको, तो इतना ज्यादा नफरत, इतना भेदभाव कैसे। अगर वो पैकेट को हाथ भी लगा लेते तो बड़े तक तो नहीं जाते, कैसे वो ये कह देते कि हमने छुआ, वो अपवित्र हो गया। मेरे इतना कष्ट हुआ कि मैं जाना चाहती थी वहां पर, मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं जाना चाहती थी, उन बड़ों को छूना चाहती थी और कहना चाहती थी, बताइए आपको कि क्या ये बड़े पॉल्यूट हो गए, अपवित्र हो गए, बताइए आप मुझे। मुझे इतना, मतलब she is filled with pain, she is so upset and she is thinking that such an elderly person, such a respected person of her community, and he is being forced to bring the vada and that too in a very disrespectful way. इस बेइज्जती को वो सहन नहीं कर पा रही थी। खुद वो आदमी बैठकर बस वड़े ठूस रहा है, जो बेचारा इज्जत से वड़े लाया है उसकी कोई इज्जत नहीं है। दिस इन्फ्यूरिएटेड माने एंगर्ड मी, आउटरेज मी, मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। मुझे लगता है इन लोगों के काम ही नहीं करने चाहिए। क्या थोड़े पैसे क्या कमा लिए, ये लोग अपने आप को भगवान मानने लगे या ये अपने आप को ऊंचे मानने लगे। हम जैसे लोगों को इनके छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए, काम भी करते हैं और इंसल्ट भी पाते हैं। आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे भी बहुत सारी कई बातें, मेरे बड़े भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में घर आए हुए थे और वो जनरली लाइब्रेरी में जाते थे जो पास के गांव में थी किताबें लेने के लिए। एक दिन वो वहां से आ रहे थे तो उन्होंने अनलकीली वो लैंडलॉर्ड के ऊंची जात के लोगों के पानी के जो इरिगेशन टैंक था उसके पास से गुजर गए। ऑफ कोर्स वही प्रॉब्लम, अगर वो ये बता देता कि मैं नीची जात का हूं तो उसे पनिशमेंट मिलती। तभी के तभी ऊंची जात के काम करने वाले लोगों की उस कम्युनिटी में उसके सर्वेंट ने बुलाया, इधर आओ, तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है। और जब अन्ना ने नाम बताया, उसने पूछा तुम कौन सी कम्युनिटी में रहते हो। जानते हैं कम्युनिटी का नाम क्यों पूछा? क्योंकि उनके रहने की जगहें भी अलग थी, उन लोगों के लिए अलग स्पेस दिया था। सोचिए कितना डिस्क्रिमिनेशन, सो मच पार्शियलिटी, और ये पार्शियलिटी कितनी कष्टदायक होती है। तो कह रही है कि अगर उन्हें पता चलता तो वो उसे पनिश करते, मतलब कि वो उसे पता चल जाता हम कौन सी जाति के। अन्ना ने मुझे ये बातें बताई और ये बातें मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। तभी मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिसे यूज करके यू कैन एक्सेल इन लाइफ, यू कैन एक्चुअली कम अबव द पार्शियलिटी ऑफ टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी। सिर्फ भाषा, एजुकेशन माने आपकी पढ़ाई लिखाई ही आपको इन सब नजरियों से आगे बढ़ा सकती है। क्लास में फर्स्ट आओ, थ्रो ऑल दीज थिंग्स अवे एंड प्रूव योरसेल्फ। मेरे भाई की बोली हुई बातें मेरे दिल में एक बहुत गहरी छाप छोड़ गई और मैंने एकदम फ्रेंजी क्रेजी होकर पैशनेटली पढ़ाई की। इतनी पढ़ाई में क्लास में फर्स्ट आई और इनफैक्ट मैंने एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया और सब मेरे दोस्त बन गए। आई मीन ऑल ऑफ देम बिकेम माई फ्रेंड। Hence, it's proven that education, what does education do? Education revamps, changes, and brings those positive things in our society that nobody else could bring.
सो पढ़िए और इस एजुकेशन के वेपन का इस्तेमाल करिए अच्छाई के लिए. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. वी टू आर ह्यूमन बीइंग. जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक जरूर करिए वीडियोस को. बाय फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी डे.